हेलो एवरीवन, वेरी warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास। सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन देख लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में मैं आपको इनिशिएशन करवा दूंगी और इलोंगेशन करवाऊंगी इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोसेसिंग देखेंगे, ठीक है। और उसी के साथ इन दो लेक्चर के साथ हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट में जो मैंने कल आपको करवाया था उसको मैं शॉर्ट में आपको समराइज करवा देती हूँ। क्या क्या हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े थे। अगर किसी को शॉर्ट नोट्स अगर बनाने हो तो कैसे बनाएं। देखिए, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले क्या होता है वहां पर, सबसे पहले हमारे पास में तीन तीन स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और एक बात यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सिंगल आरएनए पोलिमरेज यानी एक ही टाइप के आरएनए पोलिमरेज जो है वो यूज की जाएगी। एंड उसका स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया था, कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कि दो अल्फा सब यूनिट होते हैं, एक बीटा सब यूनिट होता है, एक बीटा प्राइम सब यूनिट होता है, एक ओमेगा होता है। इसको कोर एंजाइम बोलते हैं। जब इसके पास सिग्मा 70 सब यूनिट आ जाता है तो ये क्या कर सकती है, ये प्रमोटर से बाइंड कर सकती है। सिग्मा 70 सब यूनिट क्या करती है, प्रमोटर रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। हेल्प इन प्रमोटर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। दूसरा, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम फॉर प्रमोटर। इंक्रीज इंक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी, यहाँ पर आप बाइंडिंग ऐड कर लेना, बाइंडिंग एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम फॉर प्रमोटर। इसी के साथ में और क्या होता है यहाँ पर, इलोंगेशन के टाइम पर क्या हो जाता है, ये सिग्मा फैक्टर फॉल ऑफ हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, लेकिन दो बेसिस जो हैं वो फ्लिप हो जाते हैं इसके पॉकेट में, ठीक है। जब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं आरएनए पोलिमरेज के, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं होलो एंजाइम। जिसमें कि हमारे पास अल्फा सबनेट भी है, बीटा भी है, बीटा प्राइम भी है, ओमेगा भी है और सिग्मा भी है। जिसमें से बीटा मेन कैटालिटिकल काम करती है, यानी हेलिकेज के जैसा काम करेगी प्रोकैरियोट्स के केस में, ठीक है। ये आपको आरएनए पॉलीमरेज का मैंने फंक्शन बता दिया। इसके बाद में हमारे पास में इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए का एप्लीकेशन आपने पढ़ लिया कि डीएनए अपनी कॉपीज किस तरीके से बनाता है। तो इस डीएनए से ही आरएनए बनना, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए कैसे बनता है, इस डीएनए पे कहीं यहाँ पर प्रमोटर होगा। प्रमोटर का सीक्वेंस मैंने बता ही दिया आपको, -10 पे -35 पे क्या होगा, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +1 साइट है। -35 पे यहाँ पर टीटी गासा होता है, जिसको आप लोग होगनेस बॉक्स बोलते हो। क्या बोलते हो, होगनेस बॉक्स बोलते हो। सॉरी, ये -35 पे होते हैं, -10 पे, -35 पे, सॉरी। और -10 पे क्या होता है, -10 पे यहाँ पर टाटा सीक्वेंस होता है, टाटा एट सीक्वेंस होता है, जिसको आप लोग प्रिब्नो बॉक्स बोलते हो। यहीं कहीं पर AUG स्टार्ट सीक्वेंस होगा और इसके पीछे का जितना भी एरिया है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी जहां से आरएनए बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि इस तरीके सीक्वेंस होगा ATGC, ATGC, इस तरीके से। यहाँ इसके एंटागोनिस्टिक होगा, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो TACG, TACG। अब आप देखोगे तो नीचे वाले टेम्पलेट को ही यहाँ पर आरएनए, क्योंकि ये 3' to 5' है, आरएनए का सिंथेसिस क्या होता है 5' to 3'। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बैठती है। ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर में रिकॉग्नाइज करवा दिया, रिकॉग्नाइज करवाने के बाद यहाँ बैठ गई आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद में ये स्टार्टिंग में 10 बेस पेयर बनाती है। स्टार्टिंग में क्या करती है, अभी क्या हुआ है, इनिशिएशन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में अभी क्या है, इनिशिएशन में अभी क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है, अभी क्लोज्ड है। ये जब आगे बढ़ती है तो बीटा सबनेट क्या करने लग जाती है, इसको ओपन करने लग जाती है। जो यहाँ पर ये बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ लगे होंगे, इनको ओपन करने लग जाती है।
तो इसके बाद ये ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद में यहाँ जब आप देखते हो तो ये स्टार्टिंग में ये जो आरएनए पोलिमरेज होती है 10 बेस पेयर बनाती है। स्टार्टिंग में 10 बेस पेयर, यानी जैसे मान लो ATGC, ऐसे 10 बेस पेयर बनाती है। लेकिन जब ये 10 पेयर बनाती है, इससे ज्यादा नहीं बना पाती, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है? अबोर्टिव इनिशिएशन। क्या? अबोर्टिव इनिशिएशन। अबोर्टिव इनिशिएशन। ठीक है। और इसी स्टेप पे क्या हो रहा है? प्रमोटर क्लियरेंस, यानी प्रमोटर से आगे बढ़ चुकी है। ये 10 बेस पेयर बना दी तो इट मीन्स प्रमोटर से आगे बढ़ चुकी है, तो प्रमोटर क्लियरेंस। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब ये एकदम से 10 से ज्यादा बेस पेयर बनाती है ना, तो 10 से ज्यादा बेस पेयर बनाने पर तब इबोर्टिव इनिशिएशन नहीं देखने को मिलता। तो जब ये 10 से ज्यादा बेस पेयर एकदम से बना देगी यहाँ पर इस तरीके से, ये इसका एंड होगा, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, तो यहाँ पर ये 10 से ज्यादा बेस पेयर बनाएगी, तो अब ये देखो 2 डीएनए के स्ट्रैंड और तीसरा आरएनए का स्ट्रैंड, तो यहाँ टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया। थर्ड क्या है यहाँ? टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और इलोंगेशन इसी के साथ क्या हो गया? इलोंगेशन इसी के साथ स्टार्ट हो गया। +1 साइड जो है, +1 साइड जो है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा अबॉर्टिव इनिशिएशन, यहाँ तक जब ये आ जाएगी। इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जहाँ है, यहाँ से फिर इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या? इलोंगेशन। इलोंगेशन के लिए कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, S और NUSG। ये फैक्टर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इलोंगेशन के लिए। क्लियर है? देन टर्मिनेशन, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो टर्मिनेशन होता है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक रो डिपेंडेंट हो सकता है। रो डिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि रो फैक्टर या रो प्रोटीन यहाँ पर काम करता है। इसको रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो प्रोटीन यहाँ काम करता है। रो प्रोटीन क्या काम करेगा? जैसे इस तरीके से हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है, सॉरी ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर आरएनए बन रहा है पैरेलली। यहाँ पर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। अभी आप देख सकते हो कि आरएनए और डीएनए हाइब्रिड है, तो ये आरएनए है, ये डीएनए है, ये हाइब्रिड फॉर्म में है, तो इनको क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड डिसोसिएशन का ये काम करता है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था रो इंडिपेंडेंट, यानी रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, कुछ ऐसे बेसिस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा आरएनए ही है ना, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। मान लो जी के सामने सी, जी के सामने सी, इस तरीके से। तो जीसी रिच यहाँ सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो हेयर पिन लूप की वजह से अपने आप ही डिटैच हो जाता है इससे डीएनए से, और इस तरीके से टर्मिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बताया था कि रिफार्मसिन जो है, रिफार्मसिन ड्रग क्या करती है? रिफार्मसिन ड्रग जो बीटा सब यूनिट है इसको इनहिबिट कर देती है आरएनए पॉलीमरेज की, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। एक मैंने एक्टिनोमाइसिन के बारे में बताया था कि एक्टिनोमाइसिन क्या करती है? एक्टिनोमाइसिन डीएनए के ऊपर काम करती है। अब डीएनए के ऊपर काम करेगी तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या हो जाएगी? आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक्टिनोमाइसिन कहाँ बाइंड करती है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज होगी, इसके फंक्शन को इंटरफेयर करेगी, और ये एंटी कैंसर ड्रग के जैसा काम करती है। किसके जैसा? एंटी कैंसर ड्रग के जैसा। मैंने बहुत सारी यहाँ पर सिग्मा फैक्टर के बारे में भी आपको बताया था कि बहुत सारे सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ पर काम करते हैं। अब इसका तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिस टेम्पलेट को रीड किया जा रहा है इसको टेम्पलेट आप बोलते हो, इसको आप लोग नेगेटिव स्ट्रैंड बोलते हो, इसको आप लोग नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हो। नॉन कोडिंग का मतलब क्यों? क्योंकि जो आरएनए का सीक्वेंस बनेगा ना वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा टेम्पलेट के, जो कि एज इट इज ऊपर वाले से मैच करेगा। तो ऊपर वाला कोडिंग होगा, नीचे वाला नॉन कोडिंग होगा। ऊपर वाला प्लस स्ट्रैंड होगा, सेंस स्ट्रैंड होगा, और नॉन टेम्पलेट होगा। नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट, नेगेटिव, नॉन कोडिंग एंड एंटी सेंस। इसके अलावा मैंने एक चीज कही थी कि ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ तो आप लैकोपेरोन पढ़ते हो तो ये मेनली प्रोकैरियोट्स में ही होता है। तो लैकोपेरोन में आप देखते हो प्रमोटर भी होंगे, ऑपरेटर भी होंगे। ठीक है। लास्ट में है क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जो है ये 3 जीन के लिए इनकोड करता है पैरेलली, लेक, जेड, वाई। तो यहाँ पर आप देखोगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो आरएनए बनेगा ये 3 जीन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर जब एक ही जीन, एक एमआरएनए एक से ज्यादा जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, 3 को कर रहा है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, तो ऐसे को पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। लेकिन हमारे केस में हमारा एमआरएनए जो है एक ही जीन के लिए इनकोड करता है, इसलिए हम मोनोसिस्टोनिक होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने रेप्लिकेशन में बताया था कि क्या होते हैं, ये पॉलीरेप्लिकोनिक होते हैं, सॉरी मोनोरेप्लिकोनिक होते हैं, क्योंकि एक ही ओराई साइट होती है। मोनोरेप्लिकोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, ये मैं मोनोरेप्लिकोनिक भी यहाँ लिख देती हूँ।
मोनोरेप्लिकोनिक का मतलब क्यों है? मोनोरेप्लिकोन का मतलब है एक ओराई साइट, सिंगल ओराई। और पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि एक एमआरएनए मल्टीपल जीन को इनकोड कर रहा है, मल्टीपल जीन को। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। इसी के साथ एडिटिंग मैंने आपको बताई थी, कौन सी होती है? फोस्फोराइलेटिक एडिटिंग बताई थी, फोस्फोराइलेटिक एडिटिंग। और एक हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। हाइड्रोलिटिक एडिटिंग में क्या होता है, जीआरई फैक्टर को यूज किया जाता है। जीआरई फैक्टर क्या करती है, आरएनए जैसे बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज बैक ट्रैक करेगी और उसको हटा देगी गलत न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर मैंने बताया था, ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपल फैक्टर वहां काम करता है। एटीपीएस एक्टिविटी यूज करेगा, एटीपी को यूज करके वहां पर यूवीआर फैक्टर को काम करके जो गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड रखा होगा डीएनए में उसको रिमूव करने का काम करता है। कुछ मैंने सिग्मा फैक्टर बताए थे कि जो सिग्मा 54 और नाइट्रोजन एसिमिलेशन में काम करता है, सिग्मा 54 नाइट्रोजन एसिमिलेशन में। अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, नाइट्रोजन आप इस तरीके से एन लिखते हो और फोर भी जब आप देखोगे तो फोर में कुछ ना कुछ आपको ये फोर तो कहीं ना कहीं एन से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो 5+4 9 और 9 का पहला एन होता है तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ये ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी कैसे न कैसे याद करने के लिए इनको। जैसे सिग्मा 54 मैंने कहा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो 54 5 और 4 9, 9 का एन और एन यानी नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पर बताया था सिग्मा 38, ये किस लिए काम आता है? ये स्टेशनरी या फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। इसको कैसे ध्यान रखोगे, 8 है तो 8 इस तरीके से लिखते हो ना, ये और ये 8 हो गया तो यहाँ एस दिख रहा है ना, तो एस यानी स्टेशनरी या स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिग्मा 28। सिग्मा 28 कहाँ काम करता है? कीमोटैक्सिस या फिर फ्लैजिलर सिंथेसिस। सो 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका फ्लैजिला किस तरीके से होता है? इस तरीके से फ्लैजिला होता है आपका, यानी कि 10 यानी फाइनल। फाइनल से हाँ ध्यान रख सकते हो, 10 यानी फाइनल है ना, 10 क्योंकि टू जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक हम मेनली गिनते हैं ना, तो फाइनल 10 आता है। तो 10 अगर आ रहा है तो यहाँ पर फ्लैजिलर सिंथेसिस, और फ्लैजिला का आपको पता ही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कीमोटैक्सिस होता है ये। एक मैंने यहाँ बताया सिग्मा 70 तो सबको ध्यान रह गया होगा, प्रमोट रिकॉग्निशन हाउसकीपिंग जीन है। इसके अलावा यहाँ बचता है सिग्मा 32 जो कि हीट शॉक में काम करता है, हीट शॉक, ठीक है। क्लियर है? इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, 32 30 में हीट, एफ से हीट, ठीक है। 2 में ओ आ रहा तो शॉक, मतलब कुछ ना कुछ आपने ट्रिक मारनी पड़ेगी। देखो 54 है, 5 और 4 9, नाइट्रोजन एसिमिलेशन याद हो गया। सिग्मा 38 है, 8 ऐसे बनता है 5, ऐसे 5 फिर उल्टा 5 है ना, तो 5 है यानी एस जैसा दिख रहा है 38 में एक, तो स्टेशनरी या स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और कौन सा था? सिग्मा 28, 8 और 2 10, फाइनल, फाइनल एफ, एफ यानी फ्लैजुलर या कीमोटैक्सिस। सिग्मा 70 हमें पता ही है, हाउसकीपिंग जीन है ये, हाउसकीपिंग सिग्मा फैक्टर है ये। सिग्मा 32 30 एच, हीट शॉक। हाँ बहुत अजीब सी ट्रिक्स हैं, बट याद करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो आपने ट्रिक लगानी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि ऐसे आप रट नहीं सकते, इन चीजों को भूल जाओगे। और एक चीज और मैंने बताई थी, पहला न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो ट्राइफॉस्फेटाइड होता है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने केवल आपको समझाने के लिए दोबारा से रिवाइज करवाया है ये। तो कल ज्यादा इतना बताया नहीं था, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे सारा कंसेप्ट।
ये मैंने यहाँ आपको डिफरेंस भी बता दिया पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक में, क्योंकि जो यूकैरियोट्स का एमआरएनए होता है ना, जो यूकैरियोट्स में आपने दो चीज ध्यान रखनी है, एमआरएनए के बारे में बात करते हैं तो मोनोसिस्टोनिक होता है, और डीएनए में जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, पॉलीरेप्लिकोनिक, क्योंकि बहुत सारे एआरएस साइट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जब बात करते हो तो ये पॉलीसिस्टोनिक होता है, और रेप्लिकेशन के बारे में बात करोगे तो मोनोरेप्लिकोन होता है, क्योंकि एक ही ओराई साइट होती है। मोनोरेप्लिकोन पॉलीरेप्लिकोन में समझा चुकी हूँ आपको। पॉलीसिस्टोनिक मैंने बता दिया, जब एक ही एमआरएनए बहुत सारे जीन के लिए इनकोड करा, जैसे लैकोपेरोन में जब आप बात करते हो तो लैकोपेरोन में वहां देख रहे हो लैक जेड वाई ट्रांसएस्टाइलेज के लिए, वहां पर परमीएज के लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, इन सब जीन्स के लिए वहां पर इनकोड किया जा रहा है। जबकि हमारे में अगर इंसुलिन का जीन है तो इंसुलिन के लिए ही इनकोड करेगा, हम मोनोरेप्लिकोनिक है। तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कंटेन फॉर मोर देन वन सिस्टोन, कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन एंड इज ट्रांसक्राइब फॉर मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन को जो वो ट्रांसक्राइब कर दे, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है। चाहे प्रोकैरियोट्स में आपने लाइकोपेरोन पढ़ा हो या ट्रिप्टोफेन ओपेरोन पढ़ा हो, ट्रिप्टोफेन भी जब आप देखोगे तो ए बी सी डी ई जीन, इनके लिए वो इनकोड करता है, इनके लिए एमआरएनए बनता है। एमआरएनए इनके लिए बनेगा तो प्रोटीन भी इनके लिए बनेगा। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए ये होता है कि एक ही जीन के लिए एक ही जीन है तो एक ही एमआरएनए, एक ही एमआरएनए तो एक ही प्रोटीन, ठीक है, तो यानी ये मोनोसिस्टोनिक होगा। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो पहले मैं करवा देती हूँ, मैं लिखवा देती हूँ पहले, उसके बाद में फिर इन नोट्स पे आएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स में जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज यूज होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स के केस में यहाँ पर आप तीन आरएनए पॉलीमरेज पढ़ोगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तीन आरएनए पॉलीमरेज होती हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है। ये देखिए यूकैरियोट्स में तीन आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होती है ये मेनली किसके लिए यूज होती है, आरएनए के लिए। It is mainly used to synthesize rRNA, R यानी ribosomal RNA, and it is also for is a precursor for 28S, 18S, 5.8 rRNA। पॉलीमरेज 2 जो है ये mRNA सिंथेसिस में यूज होते हैं, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए यूज होती है। स्पेसिफिकली इनहिबिटेड बाय मशरूम टॉक्सिक अल्फा एमनेटीन। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्फा एमनेटीन ड्रग होती है ये किसको इनहिबिट करती है, तो सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट होता है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 के ऊपर होता है। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट आरएनए पॉलीमरेज 2 के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आपने ड्रग डाल दिया तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पर आपके आरएनए पॉलीमरेज 2 को आगे बढ़ने नहीं देगी, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आरएनए पॉलीमरेज 2 के ऊपर होता है, देन 3 के ऊपर और 1 के ऊपर तो इसका होता ही नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके लिए होती है, टी आरएनए के लिए, ठीक है, और स्मॉल आरएनए प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर है, इतनी सी चीज। लेकिन अगर प्लांट्स में बात करते हो आप तो प्लांट में आपको 5 आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेंगी, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पर यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में आपको पता है कि यूकैरियोट्स के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में ही चलता है। यूकैरियोट्स में मैंने क्या कहा था, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोसोल में चलता है, एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन उनका कहाँ चलता है, उनका
साइटोसोल में चलता है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वहीं पर जब यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यूकैरियोट्स में साइटोसोल और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट है। सो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में। और उसके बाद में जब आरएनए बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से, तो साइटोसोल में ट्रांसलेशन देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम ही क्या करते हैं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं आरएनए से। समझ में आई बात? तो ये बेसिक सी कहानी है। और प्रोटीन अगर सिंथेसाइज हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि कोई भी जीन है वो एक्सप्रेस कर जाएगा, वो अपना फंक्शन जो है वो अचीव कर लेगा। क्लियर? प्लांट अपियर टू हैव आरएनए पॉलीमरेज 4, यानी प्लांट्स में आरएनए पॉलीमरेज 4 भी होती है और होने को आरएनए पॉलीमरेज 5 भी होती है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। और बेसिकली इन तीनों आरएनए पॉलीमरेज को तो बिल्कुल नोट कर लेना, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आरआरएनए के लिए, 2 एमआरएनए के लिए, और 3 जो है ये हमारी किसके लिए है, 3 हमारी टीआरएनए के लिए। तो यहाँ लिखवा ही देती हूँ मैं, इसी स्लाइड पे लिखवा देती हूँ, राइट, ताकि पैरेलली आपको यहीं के यहीं से नोट्स बन जाए। डिफरेंस समझ आ गया ना? प्रोकैरियोट्स में एक ही होती है आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स में अगर आप आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करते हो तो आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए होगी, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 होगी फॉर आर आरएनए, आर यानी राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और राइबोसोम जो आप देखोगे ना 28S 18S, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, देखो एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितनों का बेस क्लियर है, लेकिन देखो कोई भी जीन है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो डीएनए ही जीन है। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ ये डीएनए है, इसी को मान लो कोई जीन है। अब ये मान लो इंसुलिन का जीन है ना, कोई भी जीन है ये डीएनए क्या करता है ना, डीएनए अपनी कॉपी बनाता रहता है ताकि आपके बॉडी में उस पर्टिकुलर जीन की कमी ना हो। ठीक है, समझ में आई? एक जनरल केवल आपके दिमाग में मुझे कंसेप्ट घुसाना है, तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आपके दिमाग में चली जाए बात, बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। तो जीन और डीएनए, ठीक है, समझ में आ गया? बार बार जो मैं जीन 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 नाम लेते हो आप लोग, तो जीन क्या होता है कि जीन एक्सप्रेस हो गए, जीन एक्सप्रेस हो गए। वो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये मान लो ये जीन हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी मान लो आप लोग। लेट सपोज ये जीन जो है आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट का कोई जीन है, या फिर ये मान लो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन का है, किसी भी चीज का। ठीक है, कोई भी जीन है, ये जीन क्या है, डीएनए, बेसिकली डीएनए है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपना कॉपी नंबर बढ़ाता है रेप्लिकेशन से। अपना कॉपी नंबर कैसे बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन से। रेप्लिकेशन में आपको करवा चुकी। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद यहाँ पर आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में ना आपने, मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में बात नहीं कर रही अभी, यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो यूकैरियोट्स में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। अब लोकेशन कहाँ होती है जीन की या डीएनए की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम है, एंड इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल फील्ड है। जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए और डीएनए फील्ड है। तो सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, एंड देन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का लोकेशन समझ आ गया कहाँ है, इन क्रोमोसोम्स में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए। समझ में आई? अभी यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो डीएनए है ना आपका, इस न्यूक्लियस के अंदर ही अपनी कॉपी बना लेता है, तो रेप्लिकेशन इसी के अंदर हो जाता है। डीएनए से डीएनए बन गया, तो रेप्लिकेशन तो यही हो जाता है। और यहाँ पर ही क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, आरएनए बनता जाता है, तो आरएनए बाहर निकलता जाता है। और बाहर निकल के क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट।
ठीक है, इन्हीं को आप 16 ऐसा आ रहा रहने, 28 ऐसा आ रहा रहने, इन्हीं को कहते हो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को। ये जब मैं आपको करवाऊंगी मैं ट्रांसलेशन, तब आपको समझ आ जाएगा। फिर राइबोसोम का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको समझाया था प्रोटीन टारगेटिंग, जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। एक लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तो ये राइबोसोम क्या करता है, ये राइबोसोम इस आरएनए से बाइंड करता है। ये राइबोसोम की पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है और उसके बाद में लार्ज सब यूनिट बाइंड करती है। और ये राइबोसोम क्या करवाएगा, इस आरएनए से प्रोटीन बनवाएगा। राइबोसोम क्या करवाएगा, इस आरएनए से प्रोटीन बनवाएगा। तो ये जो जीन था आपका, ये आरएनए था, ये आरएनए के ऊपर फिर राइबोसोम लगेंगे। राइबोसोम लगने के बाद फाइनली प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अब जो प्रोटीन बन गया, इसी को आप कह देते हो कि जो जीन है वो एक्सप्रेस कर गया। जीन क्या है, एक्सप्रेस कर गया, यानी अपना प्रभाव उसने दिखा दिया। आई होप ये चीज क्लियर कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, क्या मतलब है इन सब चीजों का। अब आज के बाद आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और कई बच्चों को ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि क्या बोला जा रहा है, कि जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, क्या है ये, क्यों डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, ये डीएनए कहाँ होते हैं, डीएनए, है ना। तो आपको समझ में आ गया कहाँ लोकेशन है डीएनए की। वहीं पर जब आप प्रोकैरियोट्स में देखते हो ना, न्यूक्लियस ही नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो सारी चीजें साइटोसोल में ही चलेंगी। न्यूक्लियस के अलावा जो एरिया है वो सारा साइटोसोल ही है ना, तो सारी चीजें साइटोसोल में चलेंगी। मैंने क्यों कहा कि हमारे में ट्रांसलेशन जो है वो साइटोसोल में होता है। ट्रांसलेशन साइटोसोल में इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर साइटोसोल में ही राइबोसोम होते हैं, साइटोसोल में माइटोकॉन्ड्रिया, सारी ऑर्गेनल ही साइटोसोल में है। तो राइबोसोम साइटोसोल में प्रेजेंट है, इसलिए आरएनए से प्रोटीन साइटोसोल में बनता है यूकैरियोट्स के केस में। इतनी चीज क्लियर है। प्रोकैरियोट्स में कहाँ चलेंगे प्रोसेस, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, तीनों प्रोसेस साइटोसोल में चलेंगी। लेकिन यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये चलेगा न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन चलेगा साइटोसोल में। I am expecting that this concept is very clear to all of you, that what is gene expression, what is the location of DNA in case of prokaryotes and eukaryotes, what is the location of replication, transcription, translation in case of prokaryotes and eukaryotes. I am expecting that this much is very very clear to all of you. आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या होता है ये जीन एक्सप्रेशन, कहाँ डीएनए होता है, क्यों प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर साइटोसोल में ही सारी चीजें हो रही है, क्यों यूकैरियोट्स में एप्लीकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है, क्यों ट्रांसलेशन जो है वो साइटोसोल में हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज आप सभी को क्लियर है। पोलोसिस्ट्रोनिक, मोनिसिस्ट्रोनिक, ये सारे कंसेप्ट आपको, मैं ये होप कर रही हूँ कि आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो पॉलीसिस्ट्रोनिक और ये सारे कंसेप्ट में करवा देती हूँ। देखो मैंने कहा प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। सिस्टोन हम तब यूज करते हैं, सिस्टोन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारा एक जीन, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जीन है, एक ही डीएनए पे बहुत सारे जीन है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी डी, कोई भी जीन है, ये जब एक्सप्रेस होते हैं तो आरएनए भी इसका बनेगा, इस जीन का भी, इस जीन का भी, इस जीन का भी, इस जीन का भी आरएनए बनेगा, और प्रोटीन भी इनका बनेगा। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेस हो रहे हैं, इतने सारे जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही डीएनए से। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे, यानी पोल यानी बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पर एक जीन हमारे पास में, ये एक जीन है डीएनए, इसमें बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक। वहीं अगर आप देखोगे यूकैरियोट्स में, तो अगर ये इंसुलिन का जीन है तो ये इंसुलिन ही बनाएगा, किसी और जीन का एक्सप्रेशन यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो एक ही जीन का एक्सप्रेशन है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रोनिक। दूसरा टर्म मैंने एक यूज किया कि प्रोकैरियोट्स जो है वो क्या होते हैं, वो मोनोरैप्लिकोनिक होते हैं। मोनोरैप्लिकोनिक क्यों, सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, वहां पर एक ही ओराई साइट होती है, ओराई यानी रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोरैप्लिकोन। और आप में देखोगे यूकैरियोट्स में तो उनका इतना बड़ा डीएनए होता है ना यूकैरियोट्स में, जैसे यहाँ पर इतना इतना जो जीन है ये एक्सप्रेस कर रहा है, इतना इतना है, इतना इतना है, तो हर जगह यहाँ पर ये बीच में होते हैं आपके इंट्रोन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, बीच में क्या होते हैं, नॉन कोडिंग, जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी और आई साइट यानी जिसको एआरएस बोलते हो, यहाँ पर भी एआरएस। तो इस तरीके से बहुत सारे आपकी
पूरे डीएनए में मल्टीपल ARS साइट्स होते हैं, इसलिए हम लोग होते हैं क्या, पॉलीरैप्लिकोनिक। अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें कोई इंट्रॉन ही नहीं होता, छोटा सा इनका जीनोम है तो इनमें क्या ही इंट्रॉन होगा, तो इनकी प्रोसेसिंग करने की नीड नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जिनको इंट्रॉन कहते हैं। तो यूकैरियोट्स में आप देखोगे स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, स्प्लाइसोसोम, ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 2 इंट्रॉन, कैसे इन इंट्रॉन को हटाते हैं हम लोग, इसके लिए पूरा तामझाम चलता है यूकैरियोट्स में। इसलिए यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग होती ही नहीं है। दैट्स वाई द ट्रांसक्रिप्शन मेथड ऑफ प्रोकैरियोट्स इज वेरी मच क्लियर एंड इजी एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। वही प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज यूज होती है, और यूकैरियोट्स के केस में 3 आरएनए पॉलीमरेज यूज होती है, और इनसे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा भी चुके हैं। मैच इन द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से लग जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आरएनए जो है इसकी सिंथेसिस करवाता है आरएनए पॉलीमरेज 1, एज वेल एज इसमें आप देखोगे तो 28 SrRNA, ठीक है, 18 SrRNA एंड 5.8 rRNA। क्लियर है, 5.8 rRNA, ये नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, एस वेटबर्ग यूनिट लगाते हो आप जनरली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में, या फिर मैं इसी में ऐड करवा देती हूँ आप लोगों को, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है हाईलाइट करवा देती हूँ लिखवाने की जगह। rRNA ये है, समझ गए, एंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखोगे तो सिंथेसिस करवाती है ये mRNA की, आरएनए पॉलीमरेज 2। इसके अलावा इनहिबिट कौन करता है, इनहिबिटेड बाय अल्फा एमिनेटिन ड्रग। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके लिए होती है, टीआरएनए के लिए। इसी के अलावा कुछ और यहाँ पर ऐड करो आप लोग, mRNA की तो सिंथेसिस करवाती ही करवाती है। पहले आप देखोगे ये स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ठीक है, एस यानी स्मॉल, एन यानी न्यूक्लियर, आरएनए, इनकी सिंथेसिस भी करवाती है, यानी एसएनआरएनए की सिंथेसिस भी आरएनए पॉलीमरेज 2 करवाती है। इसी के अलावा mIRNA की सिंथेसिस भी करवाती है, इसी के साथ siRNA की सिंथेसिस भी करवाती है। क्लियर है, जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होती है वो टीआरएनए की सिंथेसिस भी करवाती है, और वो 5S RRNA, 5S RRNA, जैसे ऊपर 28S दिख रहा है ना, ये 5S RRNA की भी करवाती है। तो प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं, सॉरी यूकैरियोट्स में। प्लांट्स भी यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन ये मेनली बात की गई है कि एनिमल्स के केस में है ना। प्लांट्स में आप देखोगे तो प्लांट के केस में आपको 5 देखने को मिलेगी। यूकैरियोट्स भी, प्लांट भी यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर प्लांट के बारे में बताऊं तो 5 होती है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 होते हैं इनके पास में। ठीक है, और प्राइमर की कोई जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ आपको कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। क्लियर है, लेकिन जैसे डीएनए को मैग्नीशियम को फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी, इसको भी को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम की। इस चार्ट पर हम आएंगे बाद में। अभी केवल जो मुझे आपको समझाना है वो मुझे आपको, ये तो बेसिक सी चीज है, ये तो मैं एक बार रीड करवा दूंगी आप लोगों को। अभी इस लेक्चर में आपको ये जो चार्ट है ये कहाँ से बना ये चार्ट, ये समझाऊंगी अभी, ये समझेंगे अभी, और ये समझेंगे अभी। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से इनिशिएशन इलोंगेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं ऐसे समझा दूंगी इससे स्लाइड से तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेसिंग है
ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। क्लियर है? ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होती है उसके पास में सीटीडी यानी सी टर्मिनल डोमेन होता है। और मैंने कहा था ना आपको कि हेप्टापेप्टाइड होता है, हेप्टा यानी 7 पेप्टाइड होता है। तो नाम उनके आप ध्यान रख सकते हो, टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सेरिन, प्रोलिन, सेरिन। तो मैंने कहा था सेकंड पे सेरिन होता है, फिफ्थ पे सेरिन होता है। सेकंड पे जो सेरिन होता है वो इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने कहा था ना। तो ये वो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन भी करवा दी, स्लाइड मैंने आपको प्रोवाइड भी करवा दी। क्लियर है? 7 यानी इसलिए इसको हेप्टापेप्टाइड कहा जाता है। क्या? हेप्टापेप्टाइड। क्या कहा जाता है? हेप्टापेप्टाइड। और इसके बारे में मैंने कल आपको लिखवा ही दिया था कि जो फिफ्थ पोजीशन पे जो सेरिन आप देखियो, यहाँ यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेकंड पे और फिफ्थ पे सेरिन है, तो जो फिफ्थ वाला जो सेरिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? डीएनए रिपेयर के लिए। सेकेंड वाला जो सेरिन है, मैंने क्या कहा था, सेकेंड वाला सेरिन जो है ये इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? इलोंगेशन के लिए। किसको यूज करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच को इनकोड करता है, पी टैब काइनेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड। एच का मतलब है हेलिकेज। अब हेलिकेज एंजाइम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगी न्यूक्लियोटाइड के बीच के, और उसकी वजह से फिर इलोंगेशन स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन देखेंगे मेनली, क्योंकि एमआरएनए की सिंथेसिस करवानी हमने। क्योंकि टीआरएनए तो हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन में, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है टीआरएनए और राइबोसोम वगैरह की। अभी हमें आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए की जरूरत है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या है, अभी यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डीएनए में दोबारा बनाऊंगी और प्रोकैरियोट्स का किस्सा वहीं खत्म। अब बस इतना समझो कि यूकैरियोट्स का डीएनए हमारे पास, उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो ये यूकैरियोट्स का डीएनए है। प्रोकैरियोट्स को भूल जाओ, अब केवल इतना ध्यान रखो, हमने लास्ट लेक्चर में यूकैरियोट्स का रेप्लिकेशन भी पढ़ा था। ये यूकैरियोट्स का क्या है, जीन है। यूकैरियोट्स का ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ कहीं पर इनके पास भी +1 साइट प्रेजेंट होगी। +1 को हम लोग स्टार्ट साइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टार्ट साइट। इसके इधर वाला रीजन क्या होगा? डाउनस्ट्रीम रीजन। क्या होगा? ये होगा डाउनस्ट्रीम। आगे वाला अपस्ट्रीम होगा। तो अपस्ट्रीम में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? अपस्ट्रीम में यहाँ पर ध्यान रखना, अपने टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? TATA, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। प्रमोटर वहां मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स में टाटा एट OTT गासा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कौन से प्रमोटर प्रेजेंट होंगे? एक तो टाटा प्रेजेंट होगा और एक BRE प्रेजेंट होगा। ये दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले कौन बाइंड करता है? यहाँ पर इस टाटा से एक प्रोटीन बाइंड करता है। ध्यान से सुनना, इस टाटा प्रमोटर से एक प्रोटीन बाइंड करता है जिसको आप TBP बोलते हो। क्या बोलते हो? TBP। TBP क्या है? TBP का फुल फॉर्म होता है टाटा, T यानी टाटा, क्योंकि टाटा प्रमोटर से बाइंड कर रहा है ये प्रोटीन। सो टाटा, B यानी बाइंडिंग, P यानी प्रमोटर। क्लियर है? और एक और चीज आप सब ध्यान रखना इसके बारे में, कि जब मैंने आपको सेल बायोलॉजी करवाया था तो मैंने कहा था कि आर्किया और यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है समहाउ। आर्किया बैक्टीरिया है, आर्किया क्या है? बैक्टीरिया है। लेकिन जब मैंने आपको उसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए थे तो मोस्ट ऑफ द सिमिलैरिटीज वो यूकैरियोट्स के साथ में शो करता था। तो यहाँ पर भी ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोट्स में तो ये है ही है, क्योंकि यूकैरियोट्स को ही हम पढ़ रहे हैं। प्लस ये आर्किया में भी प्रेजेंट होता है। और इस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को आप लोग यूनिवर्सली टाटा बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हो। मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, यूनिवर्सल टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट्स में तो हम पढ़ रहे हैं तो ये इधर तो होगा ही होगा, ये होगा आर्किया में भी, आर्के बैक्टीरिया में।
इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका, आई थिंक 2011 या 12 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो ये यूनिवर्सल है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यूकैरियोट्स आर क्या दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से कुछ फैक्टर्स बाइंड करते हैं जिनको बोलते हो आप TAF। TAF क्या होता है? TAF होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, एसोसिएटेड फैक्टर। तो इसलिए इसको TAF कहते हैं कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कुछ और फैक्टर भी एसोसिएशन में रहते हैं जिनको हम लोग TAF टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स का नाम दे देते हैं। क्लियर? इधर कौन सा एंजाइम बाइंड होता है? RNA पोलिमरेज 2। कौन सा एंजाइम? इधर बना देती हूँ आप लोग के लिए। इस तरीके से RNA पोलिमरेज 2 होता है जिसमें यहाँ पर C टर्मिनल कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन यहाँ प्रेजेंट होता है जो कि हेप्टापेप्टाइड होता है। और हमें ये पता है कि इसके सेकंड पोजीशन पे भी सेरीन होता है, इसके फिफ्थ पोजीशन पे भी सेरीन होता है। टोटल यहाँ 7 प्रेजेंट होंगे सीक्वेंस, इसलिए इसको हेप्टापेप्टाइड कहा जाता है। इसका जो सेकंड वाला सीक्वेंस होगा ये डीएनए रिपेयर करवाता है, यानी जब यहाँ पर डीएनए में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो डीएनए रिपेयर करवाएगा ये। और फिफ्थ वाला जो होता है ये क्या करवाता है? फिफ्थ वाला क्या करवाएगा ये? क्योंकि ये आरएनए पोलिमरेज है। वहां मैंने क्या कहा था जब मैं आपको प्रोकैरियोट्स का करवा रही थी, तो प्रोकैरियोट्स के केस में मैंने आपको एक बात कही थी कि प्रोकैरियोट्स में जो बीटा सब यूनिट होती है आरएनए पोलिमरेज की वो हेलिकेज के जैसा काम करती है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो सेरीन होता है ये सेरीन जो है ये इलोंगेशन करवाएगा। कैसे इलोंगेशन करवाएगा? ये इलोंगेशन करवाएगा यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H है, यानी जो हेलिकेज एंजाइम है उसको यहाँ पर रिक्रूट कौन करेगा? ये सेरीन ही करेगा उसके जैसा काम। तो सेकंड सेरीन पे जो फोस्फेट ऐड होता है ये काम कब करते हैं? जब इनके ऊपर फोस्फेट ऐड हो जाता है। तो जब इसका फोस्फोराइलेशन हो जाएगा सेकंड सेरीन का तो ये डीएनए रिपेयर करवाएगा। जब इसका फोस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये क्या करवाएगा? इलोंगेशन करवाएगा फॉर इलोंगेशन। और फोस्फेट कौन ऐड करेगा यहाँ पर? काइनेज एंजाइम। तो पी टाइप काइनेज क्या करेगी? फोस्फेट ऐड कर देगी इसके ऊपर। किसके लिए? ऑफ हेलिकेज। किसको एक्टिवेट करवाने के लिए? हेलिकेज को। और हेलिकेज को आप यहाँ कहते हो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H जो होता है ये हेलिकेज के लिए इनकोड करता है। कौन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H। क्लियर है? इतनी चीजें ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है। क्लियर? सीक्वेंस हेप्टापेप्टाइड आपको पता है, पहला टायरोसिन सेरीन, वो मैंने आपको दिखा दिया सीक्वेंस क्या रहता है। इसको आप लोग सी टर्मिनल डोमेन या टेल भी बोलते हो इसको। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा हटके चलती हैं चीजें। हटके कैसे चलती हैं? ये मैंने कहा ना TAF टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये नाम लिखवाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स, यानी कि इस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कुछ फैक्टर्स एसोसिएट होंगे। वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर्स हैं, ध्यान से नाम सुनना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसी सीक्वेंस में ऐड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A, सेकंड क्यों है? ये सारे के सारे क्या है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एसोसिएट होने वाले फैक्टर है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड क्यों? आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज हो रही है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, फिर A, फिर उसके बाद में कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B, फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F, फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H। ठीक है, जिसमें से ये सारे फैक्टर्स इसके ऊपर ऐड होने हैं ट्रांसक्रिप्शन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर। ये जो मैंने TAF लिख दिया ना यहाँ पर ये बाइंड होंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ के कौन बाइंड करता है? सबसे पहले यहाँ के बाइंड करेगा D, फिर बाइंड करेगा यहाँ पर A, फिर बाइंड करेगा B, फिर बाइंड करेगा F और फिर बाइंड करेगा H। इस तरीके से बाइंड होते हैं ये। सबसे पहले D क्यों बाइंड कर रहा है?
डी इसलिए बाइंड कर रहा है कि सबसे पहले टाटा जो प्रमोटर, इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करवाएगा। क्या करवाएगा? प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करवाएगा। एच सबसे लास्ट में क्यों बाइंड कर रहा है? क्योंकि एच वाला जो फैक्टर होता है ये हेलिकेज एंजाइम को रिक्रूट करवाएगा। क्यों? एफ जो होता है ये फाइनली आरएनए पॉलीमरेज को बुला लेता है कि आरएनए पॉलीमरेज आ जाओ। अब आरएनए पॉलीमरेज का 5th पोजीशन पे सेरेन पे फॉस्फोरिलेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच को एक्टिवेट करता है, तो उससे पहले आरएनए पॉलीमरेज आ गई, रिक्रूट करता है आरएनए पॉलीमरेज को। समझ में आई बात इतनी? ध्यान कैसे रखोगे सीक्वेंस को? DABFH सीक्वेंस यही होगा। हाँ, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे ध्यान रख सकते हो, AB। हाँ, ऐसे ध्यान रखना है इसको कि ध्रुव या फिर दामिनी, दामिनी याद कर लो। हाँ, दामिनी, दामिनी। ए से ध्यान रखना अमन, दामिनी अमन बोथ फ्रॉम हरियाणा, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, डी दामिनी अमन बोथ फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस आपको ध्यान रह जाएगा क्योंकि इसी सीक्वेंस में ऐड होता है, आगे पीछे नहीं कर सकते आप इस सीक्वेंस को। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच क्या काम करता है। हेलिकेज एक्टिविटी तो करेगा ही करेगा, एच यानी हेलिकेज, तो हेलिकेज एक्टिविटी तो ये करता ही करता है, नो डाउट। हेलिकेज एक्टिविटी तो ये करेगा ही करेगा, ये तो एक एक्टिविटी मैंने लिखवाई। और क्या काम करता है ये? हेलिकेज एक्टिविटी क्या करेगी? ब्रेक करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड को। ब्रेक करना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी को यूज करती है हेलिकेज एंजाइम। तो इसके अलावा ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच कब काम करती है? जब 5th जो पोजीशन पे सेरीन है सी टर्मिनल डोमेन के, उस पर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो साथ साथ में क्या करता है? फॉस्फोराइलेट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच फॉस्फोराइलेट, राइलेट सी टर्मिनल डोमेन एट 5 प्राइम सेरीन। सी टर्मिनल डोमेन के जो 5th पोजीशन पे सेरीन है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? 4 प्रमोटर जो है, टाटा जो प्रमोटर है उसको क्लियर कर जाओगे, आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। 4 प्रमोटर क्लियरेंस और प्रमोटर स्केप, मैंने कहा था ना ये इलोंगेशन करवा देगी तो आगे की तरफ बढ़ जाओगे, प्रमोटर को स्केप करके आगे बढ़ जाएगी आरएनए पॉलीमरेज। इसी के साथ साथ तीसरा काम क्या करता है? तीसरा काम ये जो मैंने आपको डीएनए रिपेयर पढ़वाया था ना, मैंने आपको डीएनए रिपेयर करवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि जब न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर हो, डीएनए रिपेयर में भी न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपल्ड फैक्टर यूज होता है ना, तो वहां मैंने क्या कहा था? एटीपीएज एक्टिविटी जो है, एटीपीएज एक्टिविटी जो है उसको एक्टिवेट करवाना है, उसमें भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच जो है ये काम करता है फॉर एटीपीएज एक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर में भी काम करता है, एक वर्ड में कहूँ तो डीएनए रिपेयर में भी ये काम करता है। क्लियर है ये सारी चीजें आप सभी लोगों को? तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पर जो प्रमोटर है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और किस तरीके से हेलिकेज काम करेगी, और फिर इलोंगेशन यहाँ चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आ रहा होगा, जब मैंने आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल करवाया था, मैंने आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल मैंने कहाँ करवाया था? न्यूक्लियोसोम मॉडल मैंने आपको सेल बायोलॉजी में करवाया था, है ना? तो अभी इनिशिएशन तो आपका हो गया है, इलोंगेशन के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी। चलो चलो, ये वाली बात जो है ये हिस्टोन, क्योंकि न्यूक्लियोसोम मॉडल मैंने क्या कहा था कि हमारा जो डीएनए होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन उसको रैप करके रखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन रैप करके रख रहे हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे बैठ गई जब तक हिस्टोन प्रोटीन ने बाइंड करके रख रखा है? क्वेश्चन तो आ रहा होगा माइंड में। हिस्टोन प्रोटीन ने डीएनए को बाइंड करके रख रखा है बिल्कुल ही, जैसे आप एक रस्सी को बिल्कुल मोड़ के बिल्कुल
पैक करके रख देते हो, ऐसे पैक करके रख रखा है, तो ऐसे में डीएनए रेप्लिकेट कैसे हो जाएगा? उसके लिए तो हिस्टोन का हटना जरूरी है। तो ये कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि यूकैरियोट्स में होता है, हमने पढ़ा है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो यहाँ पर एक चीज, मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको बनवा देती हूँ छोटा सा। इसी के साथ एक पॉइंट और मेरे को ऐड करवाना आप लोगों को यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज वाले में। यहाँ पर ना ये जो ये एस एन आर एन ए तो होता ही है, एस आई आर एन ए भी होता है, एम आई आर एन ए भी होता है, इसके अलावा लाइन, इनकी सिंथेसिस करवाता है। और आर एन ए पॉलीमरेज 2,5 आर आर एन ए के तो करवाता ही है, साथ साथ में यहाँ पर ये जो है U6 एस एन आर एन ए की भी करवाता है। U6 एस एन आर एन ए जब मैं आपको जब प्रोसेसिंग करवाऊंगी ना, उसमें आपको स्प्लाइसोसोम करवाऊंगी, स्प्लाइसोसोम, तो उसमें भी ये सिंथेसिस में हेल्प करता है। इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इनको अलग से हाईलाइट करते हैं अलग कलर से, ताकि डिस्टिंग्विश कर पाओ आप लोग। सो लेट मी हाईलाइट दिस फ्रॉम दिस कलर। सो फॉर mRNA synthesis, for snRNA, for miRNA, for line एंड फॉर siRNA। लाइन आई थिंक आपको विजुअल नहीं है, अगर आपको विजुअलाइज नहीं है तो हम लोग इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा ये वाला पॉइंट भी अल्फा एमिनेटिन जो है ये इनहिबिट करेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाली चीज यहाँ पर याद रखनी है आपने, टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होती है, 5S आरआरएनए के लिए होती है, और U6 SNRNA के लिए होती है, ठीक है। U6 SNRNA जो है इसको मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, U6 SNRNA, क्लियर है? आई थिंक ये कैसे इनिशिएशन हो रहा है आपको समझ आ गया होगा। डीएनए है, डीएनए में प्रमोटर है, प्रमोटर से डाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है, उसके बाद में यहाँ फैक्टर्स बाइंड करेंगे। जैसे पहले डी बाइंड करेगा, डी जो है प्रमोटर रिकॉग्नाइज करवा दिया, उसके बाद में फिर ए बाइंड करेगा, फिर बी बाइंड करेगा, उसके बाद में फिर एफ जो है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कर लेगा। आरएनए पॉलीमरेज का हमें पता है कि सी टर्मिनल डोमेन प्रेजेंट होता है, तो वहां पर 5th पोजीशन पे जो है सेरिन पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तो इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रमोटर क्लियरेंस वहां से हो जाती है, और एच हेलिकेज एक्टिविटी रखता है, और डीएनए रिपेयर भी करवाता है। तो इस तरीके से इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के बारे में पढ़ेंगे, पहले यहाँ एक टेबल बनवा देती हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी आपको मिस नहीं करना, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अपने आप में ट्रांसक्रिप्शन में कितना छोटा करके आपको पढ़ा रही हूँ। और मोलिकुलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये मेजर टॉपिक है, और उनमें से भी ट्रांसक्रिप्शन सबसे मेजर टॉपिक है। तो इसका एक भी वर्ड आपको जो है स्किप नहीं करना, जो बताया जा रहा है क्लास में एटलीस्ट वो तो करना ही करना है। सो यहाँ एक तरफ लिखना आप लोग फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन एट सी टर्मिनल डोमेन। सी टर्मिनल डोमेन कहाँ होता है पता चल गया। सी टर्मिनल डोमेन को आप टेल भी बोलते हो, एक पूंछ के जैसा दिखता है ना आरएनए पॉलीमरेज के, इसलिए। देन आता है यहाँ पर स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देन यहाँ पर लिखना आरएनए प्रोसेसिंग रिक्रूटेड। आरएनए प्रोसेसिंग में भी सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैंने आरएनए प्रोसेसिंग को भी यहीं पे इस टेबल में ही ऐड कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं, अदरवाइज ये कंसेप्ट जो है अपने आप में इसकी थ्योरी में उठा के लेके आ जाती है, आपको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे इसके सारे बन जाएंगे इस एक टेबल से। ठीक है, तो एक तो आपने मैंने दो बताया था, सी टर्मिनल डोमेन पे फॉस्फोराइलेशन, 5th पोजीशन के सेरिन पे फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा, और सेकंड पे फॉस्फोराइलेशन होगा सेकंड सेरिन पे,
फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पी टैब काइनेज काम करती है, ठीक है, तो होगा क्या, तो यहाँ पर चलो ये इधर से मैं इसको हटा देती हूँ, देखो जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने यहाँ उल्टा लिखवा रखा आप लोगों को, वेट, ये मैंने उल्टा लिखवा दिया, सॉरी फॉर दैट। जब सेकंड पे यहाँ पर ऐड होता है, सेकंड पोजीशन पे जब सेरिन ऐड होता है तो ये इलोंगेशन करवाता है, तो सेकंड या फिफ्थ लिख रखा ऊपर, सॉरी फॉर दैट। सेकंड पे जब ऐड होगा, ये सेकंड यहाँ है ना, तो सेकंड पे जब ऐड होगा तो क्या करवाता है, ये सेकंड पे जब ऐड होता है तो इलोंगेशन करवाता है, क्या करवाएगा, इलोंगेशन करवाएगा। और फिफ्थ पे जब ऐड होता है तो डीएनए रिपेयर में काम करता है, फिफ्थ पे ऐड होगा तो डीएनए रिपेयर में काम करेगा, फिफ्थ पे ऐड होगा तो डीएनए रिपेयर, ठीक है। डीएनए रिपेयर में काम करेगा अगर फिफ्थ पे ऐड हो रहा है तो, साथ साथ में प्रोमोटर क्लियरेंस में, प्रोमोटर एस्केप में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर फिफ्थ पे डीएनए रिपेयर में हो रहा है और सेकंड पे इलोंगेशन बाय पी टैब काइनेज, ठीक है। और यहाँ पर जो एक पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, इसको आप यहाँ से इरेज कर लेना, इतना कर लेना कि सी टर्मिनल डोमेन को ये क्या करता है, फॉस्फोरिलेट करवाता है, प्रोमोटर क्लियरेंस करवाता है। इसको मैं टेबल में लिखवा रही हूँ अब आपको। फिफ्थ पोजीशन पे सेरिन पे जो फॉस्फेट ऐड होता है, जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो क्या होता है, अभी मैंने क्या करवाया था, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन क्या हो रहा था, फिफ्थ पे था, यहाँ पर क्या था, सी टर्मिनल डोमेन के फिफ्थ पे था, है ना, तो यहाँ पर क्या है, जब फिफ्थ पे होता है तो प्रोमोटर स्केप होता है, प्रोमोटर स्केप या प्रमोटर, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इस टेबल में आपको बता रही हूँ दोबारा से, प्रमोटर क्लियरेंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जब सेकंड पे होता है तो यहाँ पर पी टैब काइनेज एक्टिव होती है, यहाँ पी टैब काइनेज एक्टिव होती है, जो इलोंगेशन में आपको पी टैब काइनेज का नाम लिखवाऊंगी, तो पी टैब काइनेज यहाँ एक्टिव होती है, और यही काइनेज एंजाइम क्या करती है, जब सेकंड सेरिन पे फॉस्फेट ऐड होता है तभी एक्टिव होती है, और एक्टिव होकर क्या करेगी, एक्टिव होकर ये इलोंगेशन करवाती है, क्या करवाती है, इलोंगेशन, तो इलोंगेशन होगा यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पे जब यहाँ पर ऐड हो रहा है तो डीएनए रिपेयर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर फिफ्थ पे डीएनए रिपेयर भी आप ऐड कर सकते हो कि डीएनए रिपेयर भी होता है। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच जो है रिक्रूट हो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो फिफ्थ पोजीशन पे सी टर्मिनल डोमेन के फॉस्फोराइलेट करके प्रोमोटर क्लियरेंस करवा रहा है, वही चीज मैंने यहाँ लिखवा दी। फिफ्थ पोजीशन पे सेवन पे फॉस्फेट ऐड होता है तो प्रोमोटर स्केप या प्रोमोटर क्लियरेंस होती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच एक्टिव हो जाता है। फिफ्थ पोजीशन पे जब फॉस्फेट ऐड होता है तो डीएनए रिपेयर भी होता है। सेकंड पोजीशन पे जब सेरीन जो है उस पे फॉस्फेट होता है, जब सी टर्मिनल डोमेन के बारे में बताया जा रहा है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज आपकी है, इस पे सी टर्मिनल डोमेन पे 1 2 3 4 5 6 7 7 सीक्वेंस होते हैं, तो जब सेकंड पे भी सेरिन होता है, फिफ्थ पे भी सेरिन होता है, तो सेकंड सेरिन पे जो फॉस्फेट ऐड होता है तो पी टैब काइनेज एक्टिव होकर इलोंगेशन करवाती है। अब आरएनए प्रोसेसिंग में मैं आपको कैपिंग करवाऊंगी, स्प्लाइसिंग करवाऊंगी, पॉलीएडिनाइलेशन करवाऊंगी। तो यहाँ पर जब फिफ्थ पोजीशन पे जो फिफ्थ वाला जो सेरीन है, जब उस पे फॉस्फेट ऐड होता है तो कौन सा सिग्नल जाता है, तो कैपिंग होती है, क्या होती है, कैपिंग, जब फिफ्थ वाले सेरीन पे फॉस्फेट ऐड होता है। और जब सेकंड पे ऐड होता है तो यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेशन होता है, तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग होती है, तो यहाँ पर एक तो पॉलीएडिनाइलेशन जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे रिक्रूट होंगे, एज वेल एज स्प्लाइसिंग होगी।
तो मैं ऐसा करूंगी, मैं आपको कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन अब भी करवा दूंगी, स्प्लाइसिंग अलग से करवा दूंगी। वैसे तो कैपिंग के बाद स्प्लाइसिंग होती है और स्प्लाइसिंग के बाद पॉलीएडिनाइलेशन होता है, लेकिन कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन अपने आप में बहुत छोटे से हैं, स्प्लाइसिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो स्प्लाइसिंग नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। ये टेबल आप कभी नहीं ध्यान रखनी है, इसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो मे भी आपको समझ में ना आए, एक टेबल से आपको सारी चीजें ध्यान रह जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है एसोसिएटेड फैक्टर यहाँ लिखवाया मैंने आपको, तो ये जो होता है इसके दो फैक्टर के नाम मैं आपको लिखवाती हूँ, TAF42 और 62। TAF42 और 62 इनकी सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी शो किससे करते हैं ये, सिमिलैरिटी टू, मैंने हिस्टोन में आपको करवाया था ना H3 H4 H2A H2B, तो H3 एंड H4 दो दो यूनिट होते तो टेट्रामर हो जाएगा ऑफ हिस्टोन, इनके साथ ये सिमिलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो जिसको करना है। देन यहाँ पर आता है इलोंगेशन। देन क्या आता है, इलोंगेशन। इनिशिएशन हो गया, आप बात करते हैं इलोंगेशन के बारे में। इलोंगेशन के लिए कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम ने अब क्या कर दिया, हेलिकेज एंजाइम ने जो है जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H ऐड हो गया तो हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करना स्टार्ट कर दिया है। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और इलोंगेशन करती जाएगी। तो इलोंगेशन में यहाँ कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स, सब में यहाँ पर कुछ फैक्टर, जैसे इनिशिएशन फैक्टर एक्टिव हो रहे थे, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर काम करेंगे। इलोंगेशन फैक्टर का नाम है पहला ELL फैमिली का एक फैक्टर है, एक मेंबर है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड S। ये काम करता है इलोंगेशन में। दूसरा spt5, ये कैसा काम करता है, ये दोनों मैंने आपको करवाए थे ना, spt5 NUSG मैंने करवाया था ना। तो ये spt5 जो होता है ये कैसे काम करता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में NUSG था, NUSG था, वैसा ये भी है। इसी के अलावा यहाँ पर और कौन सा होता है, इसी के अलावा यहाँ पर एक और होता है, दैट इज PTAB काइनेज। अब फैक्टर्स तो ये दो ही होते हैं, चलो PTAB काइनेज को अलग से दिखाती हूँ मैं आप लोग को ये करती क्या है। ये बहुत जादू सा करती है, दो फैक्टर एलोंगेशन करते हैं लेकिन ऐसे एक्टिव नहीं होते। इनको एक्टिवेट करवाने के लिए मान लो एक ये फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलता है मेरा नाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड S है, एक ये है, ये बोल रहा है कि मेरा नाम जो है spt5 है, मैं यूकैरियोट्स में इलोंगेशन करवाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही एक्टिव नहीं हो जाऊंगा, मुझे एक्टिव करवाने के लिए कोई चाहिए। कौन चाहिए, PTAB काइनेज। और ये कब एक्टिव होगी, जब C टर्मिनल डोमेन के सेकंड पोजीशन के सेरीन के ऊपर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो ये PTAB काइनेज एक्टिव होती है और इलोंगेशन फैक्टर को एक्टिव करवाती है और इलोंगेशन करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, क्योंकि spt5 जो है ऐसा ही NUSG प्रोकैरियोट्स में भी है, तो ये इसको आप लिख सकते हो यूनिवर्सली कंजर्व्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक पॉइंट आपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S ELL फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, बिलोंग्स टू ELL फैमिली। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू, क्योंकि गलतियां तो होंगी आरएनए पॉलीमरेज से, तो प्रूफ रीडिंग कौन करवाता है, यही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रूफ रीडिंग।
सप्रेस, क्या सप्रेस करता है ये? पोज हो जाती है ना, पोजिंग बाय एंजाइम फॉर, कैसे काम करता है? जैसे जीआरई फैक्टर काम करता है, जैसे वहां पर जीआरई फैक्टर जो है वो पोज करवा देता है आरएनए पॉलीमरेज को और बोलते हैं पीछे मुड़ो और गलत जो न्यूक्लियोटाइड लगाया उसको हटाओ, तो वैसे ही काम करेगा। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो ट्रांस टीईएफ पी टैब है ना ये, तो टीईएफ बी काइनेस हेल्प इन इलोंगेशन, ये पी टैब मैंने लिख दिया टीईबी, इसको टीईबी बी काइनेस, ये कैसे काम करती है? इलोंगेशन में काम करती है। कैसे एक्टिव, किसको एक्टिव करके? बाय एक्टिवेटिंग spt5। इसी के अलावा ये टैट SF1 को एक्टिव करती है, इन दो फैक्टर्स को। जिसमें से जो spt5 है, ये फैक्टर क्या काम करता है? ये spt5 जो फैक्टर होता है ये फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। जैसे यहां लिख देती हूँ कि एक काइनेज है TEF काइनेज, TEF बी काइनेज, ये क्या करती है? ये जो काइनेज एंजाइम होती है ये किसको एक्टिवेट करती है? ये एक्टिवेट करती है एक तो spt5 को, दूसरा ये एक्टिवेट करती है TATSF1 को, इनको एक्टिवेट करती है। जिसमें जो spt5 होता है ये कहाँ हेल्प करता है? ये 5 प्राइम जो आरएनए सिंथेसिस हो रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसमें 5 प्राइम पे कैपिंग ऐड करता है। क्या करता है? कैपिंग। अब कैपिंग ऐड क्यों की जाती है और मैं आपको चीज बताती हूँ। देखो ये आपका सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, यहाँ से डीएनए से आरएनए बन गया। आरएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ आरएनए बाहर आता जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन अभी भी चल रहा है, तो को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाता है? कैपिंग ऐड हो जाते हैं। क्यों? आपको पता ही है यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंडोन्यूक्लियस। मैंने आपको बताया ना था कि जनरली हमारा जो क्या किया जाता है, हमारा जो जीनोम होता है वो क्या करता है? अपने ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है। क्या ऐड कर लेता है? मिथाइल ग्रुप। मैंने बताया था ना आपको, हमारे सेल के अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है कि बाहर से अगर बैक्टीरिया का जीनोम आ गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो हमारे भी तो जीनोम के टुकड़े टुकड़े कर दिए जा सकते हैं, तो हम उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं, CH3 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कैपिंग कर दी जाती है। कैपिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है, ताकि इसी को कैपिंग बोलते हैं, ताकि इस आरएनए को ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक कैंची के जैसे है, वरना तोड़ सकती है, इससे बचने के लिए किया जा रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ आरएनए बाहर आता जा रहा है, तो यहाँ पर कैप ऐड की जाती है। इसके बाद आपको पता है कि यूकैरियोट्स में इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इंट्रॉन को जब आप रिमूव करोगे तो इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और जब पूरा आरएनए बन के बाहर आ जाता है ना, अब इस आरएनए में आपने कैप भी ऐड कर दी, जो यहाँ पर इंट्रोन्स थे उन इंट्रोन को रिमूव भी कर दिया स्प्लाइसिंग की हेल्प से। लास्ट में यहाँ पर जो है पोली एडिनाइलेशन, एडिनाइलेशन का मतलब है ए एडिनाइल ग्रुप, तो एडिनाइल ग्रुप टेल पे ऐड किया जाता है, इसकी टेल है, ठीक है, टेल पे, ताकि इसको कोई तोड़ ना सके, राइट। तो ये होता है पोली एडिनाइलेशन। सीक्वेंस तो यही चलता है, पहले कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पोली एडिनाइलेशन, लेकिन मैं आप लोगों को कैपिंग अभी करवाऊंगी और पोली एडिनाइलेशन अभी करवाऊंगी, स्प्लाइसिंग इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैपिंग क्यों होती है, और कैपिंग में हेल्प कौन करता है? spt5 हेल्प करता है कि जैसे जैसे यहाँ पर जो है इलोंगेशन चल रहा है, आरएनए बाहर आता जा रहा है, इस तरीके से हमारे पास में ये डीएनए है, यहाँ पर आरएनए पोलिमरेज जो है काम करती जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर पैरेलली यहाँ पर क्या निकलता जा रहा है? आरएनए। अब आरएनए में पैरेलली यहाँ पर कैप ऐड कर दी जाती है, और ये सिग्नल कब जाता है? जब आपके जो 5th पोजीशन पे जो सेरीन है C टर्मिनल डोमेन के, जब उस पे फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, ये देखिए आप लोग, ये देखिए कैपिंग 5th सेरीन पे जब फॉस्फोराइलेशन होगा। समझ में आ गया क्यों लिखवाया मैंने? और कौन करवाता है? spt5 करवाता है, लिख सकते हो। तो 5th पोजीशन पे सेरीन पे फॉस्फोराइलेशन। टाटा SF1 क्या करवाता है? ये मेनली स्प्लाइसिंग करवाता है। क्या करवाता है? स्प्लाइसिंग। कब करवाएगा स्प्लाइसिंग? कैसे करवाएगा? बाय फोस्फोराइलेटिंग। किसको फोस्फोराइलेट कर देगा? तो मैंने करवाया नहीं था, सेकंड पे सेरीन पे फोस्फोराइलेशन एट सेरीन सेकंड। तो आई होप अब ये टेबल आपको बिल्कुल क्लियर, मैंने क्यों करवाई ये टेबल।
तो स्प्लाइसिंग कौन करवा रहा है यहाँ पर? TATSF1 भी इसको कहते हैं। तो मैं एक साथ आपको लिखवा रही हूँ TTSF1, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है अब आपको। अब यहाँ पर ये कैपिंग क्या चीज है, ये मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। कैपिंग, कैपिंग क्या करती है? हेल्प इन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, आरएनए को न्यूक्लियर से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। दूसरा, कैप क्या करेगी? एमआरएनए को प्रोटेक्ट करके रखेगी। कैप प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। हाँ, एक्सोन्यूक्लियस लिख लेना आप लोग। एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस बहुत एंजाइम होते हैं ना, एक्सोन्यूक्लियस भी आप लिख सकते हो। एक्सोन्यूक्लियस यानी जो बीच में सिर्फ टुकड़े टुकड़े मार देगी इसके। तो कैप प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस अटैक, है ना। कहीं कोई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी जो डीएनए आरएनए पे काम करती है और उसके टर्मिनल को कट कर ना दे, इसके अटैक से बचाती है। तीसरा, प्ले रोल इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या रोल प्ले करती है आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज बताई थी कि मान लो ये मेरा एमआरएनए है, डीएनए से एमआरएनए बन गया। एमआरएनए क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही स्ट्रैंड बना है, एक ही स्ट्रैंड बनता है। और मैंने कहा था पहला न्यूक्लियोटाइड जो वो एडिनिन बनता है और वो भी ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। मैंने क्या कहा था? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होता है? एटीपी। मैंने कहा था ना, एटीपी का मतलब है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब है ट्राइफॉस्फेट यानी तीन फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है? तीन फॉस्फेट। तीन बना लेते हैं, 1 2 3। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पर ये फॉस्फेट बाइंड होते हैं। यहाँ जो एडेनिन है इसके साथ अल्फा फॉस्फेट बाइंड होगा, इसके साथ बीटा पे भी बीटा फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट बाइंड है ना, और गामा फॉस्फेट बाइंड होता है। ये इस तरीके से एमआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आप कैप कैसे ऐड करते हो? कैप ऐड करने के लिए आप अपने साथ में लाते हो एक मेहमान जिसका नाम होता है जीटीपी। कैप ऐड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपको? जीटीपी, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। यानी एक ग्वानिन है, इस पे भी तीन फॉस्फेट है। तीन फॉस्फेट, 1 2 3, तीन फॉस्फेट है इसके पास भी। ये भी कौन कौन से? ये भी अल्फा, बीटा और गामा, तीन फॉस्फेट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ये जो अल्फा फॉस्फेट है ना, इसको ये जो गामा फॉस्फेट, इस गामा फॉस्फेट को रिमूव करते हैं। तो आप सबसे पहले आपने क्या किया? गामा फॉस्फेट जो है एटीपी का, इसको रिमूव किया। गामा फॉस्फेट रिमूव किया किस एंजाइम के हेल्प से? रिमूव बाय आरएनए फोस्फेटेज। रिमूव करते हैं फॉस्फेट को, तो फोस्फेटेज यूज की, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करते हो? यहाँ पर एक और पॉइंट लिख दो, दिस गामा फॉस्फेट रिमूव ओनली इफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज, अगर पहला न्यूक्लियोटाइड एटीपी है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज एडेनिन, यानी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इज एडेनिन। गामा फॉस्फेट हटा दिया। इसके साथ में आप क्या करते हो? ये इस तरीके से, अब मेरे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल गया मुझे। ये मेरा आरएनए का स्ट्रक्चर है जो एमआरएनए है, जिसमें अब मेरे पास यहाँ एडेनिन है, यहाँ पर मेरे पास में एक फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट मेरे पास में यहाँ पर है। गामा वाले मैंने हटा दिया, अल्फा और बीटा बच गया। पैरेलली मेरे पास में यहाँ पर जीटीपी है, तो जी फॉस्फेट तीन थे यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने ये जो ग्वानिन है, जीटीपी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट है, इसके दो फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया। इसके कौन से फॉस्फेट को? सॉरी, एक, क्योंकि यहाँ से एक फॉस्फेट निकला, गामा वाला निकल गया, तो हमें तीन फॉस्फेट लगाने में, मैंने कहा था पहला न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है,
जिसको करने के लिए, पूरा करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो अल्फा फॉस्फेट है ना ग्वानिन का, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देती हूँ। अल्फा फॉस्फेट ऑफ ग्वानिन ट्रांसफर बाय ग्वानाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, ग्वानाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो ट्रांसफर कर देगी। तो अब कैसा स्ट्रक्चर है, अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये आरएनए है हमारा, यहाँ पर एडेनिन, फिर यहाँ पर एक फॉस्फेट, फिर यहाँ पर एक फॉस्फेट, फिर यहाँ पर जो है ग्वानिन आ गया, और ग्वानिन भी अपने साथ में एक फॉस्फेट लेके आ गया। और इससे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटीपी का कौन सा फॉस्फेट हटाया गया है, गामा, और ग्वानिन का कौन सा आया है, अल्फा। ठीक है, तो ग्वानिन का कौन सा आया है, अल्फा, और ये है अल्फा एडेनिन का और बीटा। ठीक है, ये हमें दिखने को मिला। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करती है, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ही प्रोटेक्ट करवाता है न्यूक्लियस से, तो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है। मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगी, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगी ऑन 7th पोजीशन ऑफ ग्वानिन। तो 7th पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा, 7th मिथाइल ग्वेनोसिन। ठीक है, तो 7th पोजीशन पे ग्वेनिन की क्या ऐड कर दिया हमने, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। क्लियर है, तो 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। अब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कैप लग गई, कैपिंग हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें पता है कि हमारे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है आरएनए, तो ये आरएनए यहाँ पर 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, लेकिन जो ग्वानिन है ये भी 5 प्राइम है। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये हमारे पास में 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम जो है ग्वानिन का क्या है, 5 प्राइम जो है ग्वानिन का अल्फा है, 5 प्राइम अल्फा है किसका, ग्वानिन का, अल्फा फॉस्फेट। और इधर देखोगे तो आप क्या है, यहाँ पर ये भी 5 प्राइम से ही है, हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए है, और इसका बीटा, तो यहाँ क्या हुआ है, 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड जो है फॉर्म हुए हैं किसके बीच में, बिटवीन बीटा फॉस्फेट, किसका है बीटा फॉस्फेट, एटीपी का, बीटा फॉस्फेट ऑफ एडेनिन एंड अल्फा फॉस्फेट ऑफ जीटीपी। अल्फा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अल्फा फॉस्फेट, क्योंकि हम लोगों ने जीटीपी का अल्फा फॉस्फेट उठाया है, ऑफ जीटीपी। ये इतना इजी सा है आपका कैप, है ना, बहुत इजी। और इस कैपिंग का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कैपिंग जो है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, ये भी पूछा गया, कैप प्रोटेक्ट करती है एमआरएनए को फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस अटैक, कैप रोल प्ले करती है ट्रांसलेशन में, ये भी पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एटीपी यूज होते हैं, ये भी पूछा गया है। 3 फॉस्फेट अल्फा बीटा गामा होते हैं, एडेनिन अल्फा फॉस्फेट से बाइंड होता है, ये भी पूछा गया है। ग्वानिन को हम लोग यूज करते हैं, ये भी पूछा गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ग्वानिन का गामा फॉस्फेट जो है उसको रिमूव किया जाता है, ये भी पूछा गया है। किसका गामा, सॉरी एडेनिन का, किसका गामा फॉस्फेट रिमूव किया है, एडेनिन का। ठीक है, ये भी पूछा गया है, गामा फॉस्फेट एडेनिन का हम लोग सबसे पहले रिमूव करते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ग्वानिन का जो अल्फा फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट जो है ग्वानिन का, इसको ट्रांसफर करते हैं ग्वानाइल ट्रांसफेरेज की हेल्प से। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो ये 5 प्राइम ही एंड है जीटीपी का। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर इसके बगल में, बीटा के बगल में। तो आप देखोगे कि ग्वानिन जो है इस पे मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर दिया, कैप ऐड कर दिया 7th पोजीशन पे,
ठीक है, 5' इसका हम पोजीशन ले रहे हैं और अल्फा फॉस्फेट को इसको ऐड किया है, और किसके साथ ऐड किया है, जो एटीपी है इसके बीटा फॉस्फेट के साथ में, अल्फा और बीटा के बीच में, यानी ग्वानिन का अल्फा फॉस्फेट और एडेनिन का बीटा फॉस्फेट, इनके बीच में बॉन्ड बना है। तो 5' टू 5' ट्राई फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म हो गया है, बीटा फॉस्फेट है एडेनिन का और अल्फा फॉस्फेट है जीटीपी का। इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पोजीशन पे जब फोस्फोराइलेशन हुआ तो कैपिंग हुई, तो 5th सेरीन पे तब कैपिंग हुई। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ। वैसे तो कैपिंग के बाद मुझे स्प्लाइसिंग करवाना चाहिए अगर सिक्वेंशियल मैनर में बोले तो, लेकिन स्प्लाइसिंग अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है, इसलिए मैं आपको पहले पॉली एडिनाइलेशन करवाती हूँ, क्योंकि पहले तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हटने चाहिए, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस तो वही रहेगा, पहले कैपिंग होती है फिर स्प्लाइसिंग फिर पॉली एडिनाइलेशन, लेकिन मैं आपको पहले पॉली एडिनाइलेशन करवा रही हूँ क्योंकि छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, ये मत बोलें कि मैम आपने कैपिंग के तुरंत बाद पॉली एडिनाइलेशन करवा दी, स्प्लाइसिंग क्यों नहीं करवाई, सीक्वेंस तो स्प्लाइसिंग आनी चाहिए सीक्वेंस वाइज तो। ठीक है, सो पॉली एडिनाइलेशन अकर आफ्टर क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है जब डीएनए आरएनए हाइब्रिड अलग हो जाता है, और ये को ट्रांसक्रिप्शनली होता है आफ्टर क्लीवेज, को ट्रांसक्रिप्शनली, कि ट्रांसक्रिप्शन चलता जा रहा है चलता जा रहा है, एकदम से एडेनिन ऐड होना स्टार्ट हो गया, को ट्रांसक्रिप्शनली। ठीक है, तो ये होता है कहां पर, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में चल रहा है ये सारा प्रोसेस। न्यूक्लियस जो है, क्योंकि कैपिंग तो बाहर आ गया आरएनए, जो लास्ट वाला एंड था जहां पर, जैसे ये आरएनए तो बाहर आ गया, लास्ट में एडेनिन ऐड होगा ना, अब ये न्यूक्लियस में ही है, तो न्यूक्लियस में ऐड होके आता है ये। तो देखिए कैसा रहता है, इस तरीके से मेरे पास ये मेरा आरएनए है। आरएनए में सीक्वेंस बताऊं ना आपको, कहीं बीच बीच में ना एक ऐसा सीक्वेंस रहता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड बेस तो ऐड होते हैं, आरएनए पे तो ऐड होते हैं, जैसे ए यू ए। एक तो ये सीक्वेंस रहता है, जिसको, क्योंकि बहुत सारे ए हैं तो इसको आप लोग पॉली, बहुत सारे ए हैं यहाँ पर, इसको ये नाम दे देते हो। कहीं कहीं पे यहाँ पर सी ए, साइटोसिन एडेनिन, ये सीक्वेंस रहता है। ये साइटोसिन एडेनिन का सीक्वेंस जहां भी रहेगा ना, इसको आप क्लीवेज फैक्टर बोल देते हो, कि यहाँ से क्लीवेज होना है। दो तरीके का होता है, क्लीवेज फैक्टर 1 और क्लीवेज फैक्टर 2। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं यहाँ पर जीयू सीक्वेंस भी रहा होगा। जीयू सीक्वेंस जहां होता है, जीयू रिच सीक्वेंस, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि यहाँ से CSTF ऐड होंगे। CSTF यानी यहाँ पर क्लीवेज, जो क्लीव करवा देंगे, इसको हटा देंगे डीएनए से, तो क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर यहाँ होंगे। ये हमारा आरएनए है, mRNA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये जो पॉली सिग्नल होते हैं ना, यहाँ पर जो कौन सा फैक्टर ऐड करते हैं, यहाँ पर जो है CPSF ऐड करते हैं। CPSF का फुल फॉर्म होता है क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स यहाँ ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है ना, अब जैसे मैंने कहा था हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर सा ये बनने लग जाता है धीरे धीरे। तो अब देखिए, ये जब यहाँ से ये जो हमारा mRNA जब ऐसा हो जाता है, जब ये ऐसा हो जाता है कि जब ये अलग होना चाहेगा डीएनए से, तो यहाँ पर हमारे पास, हमें पता है AAUAA पोली ये सिग्नल है, जहाँ पर कि CPSF फैक्टर ऐड है। यहाँ कहीं पर हमारे पास में जो है CA सीक्वेंस है, जहाँ पर क्लीवेज फैक्टर 1 और क्लीवेज फैक्टर 2 ऐड है। ठीक है, क्लीवेज फैक्टर ऐड है, और यहाँ कहीं पर GU सीक्वेंस है, जहाँ पर क्लीवेज फैक्टर स्टिमुलेटिंग फैक्टर ऐड है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज फैक्टर जो है अब एक्सपोज हो रखे हैं, क्लीवेज फैक्टर जो है CF यानी क्लीवेज फैक्टर जो है यहाँ पे फ्री हो रखे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक एंजाइम आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एंडो न्यूक्लियस। एंडो न्यूक्लियस यहाँ आता है और यहाँ की क्या कर देगा, यहाँ के कट लगा देता है।
अब जैसे ही यहाँ आके कट लगा देता है तो अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पर इस तरीके से 5' भी यहाँ पे कट लग गया, तो यहाँ पर साथ साथ में एक और एंजाइम यहाँ आती है। कट जैसे लगेगा तो यहाँ से ये अलग हुआ, तो यहाँ पर एक और एंजाइम आ जाती है जिसका नाम है पॉली ए पोलिमरेज। पॉली ए पोलिमरेज एंजाइम आ जाती है। इसको किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना टेम्पलेट को यूज किए ये पोलिमरेज क्या करते हैं, यहाँ पर एटीपी जो होता है ना, एटीपी का ए उठा उठा के यहाँ लगा देती है। ये यहाँ पर मान लो एटीपी पड़ा हुआ है बहुत सारा, इधर से एक उठाएगी ए को और यहाँ पर लगा देगी पोलियोपोलिमरेज। इसको टेम्पलेट की जस्ट अ सेकंड, इसको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसको टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे ए लगा दी इसलिए इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। और कौन से एंड पे लग रही है, 3' एंड। क्लियर है, तो लिखवा देती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका जो इलोंगेशन है यहाँ पर फिनिश हो जाता है, फिर टर्मिनेशन आता है यूकैरियोट्स का। एक स्लाइड ले लेती हूँ मैं, स्लाइड फिनिश हो गई है। तो यहाँ पर पोलियो पोलिमरेज के बारे में अगर आप लिखो, पोलियो पोलिमरेज is a template independent RNA polymerase. Template independent RNA polymerase. Add specific nucleotide. एडेनिन को ये ऐड करती है, ठीक है। ओनली इनकॉर्पोरेट, इसी बेस को ऐड करेगी ए को, कहां से, फ्रॉम एटीपी। ठीक है, दूसरा पोली ए बाइंडिंग polymerase bind with poly A sequence and increase the rate of polyadenylation. पोली यानी बहुत सारे, ए यानी एडिनाइल ग्रुप, और ऐड कौन करा, पोली ए पोलिमरेज। ठीक है, ए है तो एटीपी से उठा के लाया जा रहा है बस। इसकी वजह से अब क्या होता है, इसकी वजह से जो है, जैसे कैपिंग की वजह से मैंने बताया था ना क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होंगे, इंक्रीज हाफ लाइफ, कोमा स्टेबिलिटी, हाफ लाइफ ऑफ एमआरएनए, इसके अलावा स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, आरएनए को स्टेबल भी करवा देगी और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगी एमआरएनए की, एज वेल एज play role in translation, play role in translation initiation in eukaryotes। ठीक है, ये तो इसके पॉलीएडिनाइलेशन के कुछ बेनिफिट हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आप सभी को इससे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन कौन से एंड पे हो रहा है, 3' पे। पॉलीएडिनाइलेशन कौन से एंड पे हो रहा है, 3' पे, 3' एंड पे एमआरएनए के, है ना। सो इज जनरेटेड, 3' में जो पॉलीएडिनाइलेशन हो रहा है इज जनरेटेड बाय क्लीवेज। कैसे हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, जब क्लीवेज फैक्टर वहां पर प्रेजेंट है, क्लीवेज हो रहा है। कब ये को ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है तब नहीं हो रहा, को ट्रांसक्रिप्शन। सो प्रायर टू टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रायर टू
मैंने कहा ना को ट्रांसक्रिप्शन, सो प्रायर टू एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ना अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि पॉली एडिनाइलेशन को ट्रांसक्रिप्शनली हो रहा है, कभी ऐसे बोल देगा, कभी बोल देगा कि 3 प्राइम एंड पे एमआरएनए के एडेनिन ग्रुप को ऐड किया जा रहा है, वो प्रायर टू टर्मिनेशन हो रहा है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो करेक्ट है, प्रायर टू एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज आपको कैपिंग में एक चीज मैं आपको ऐड करवाती हूँ कि जब आरएनए पॉलीमरेज जो इलोंगेशन करती जा रही है ना, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो 30 न्यूक्लियोटाइड बना के थोड़ी सी रुकती है। आरएनए पॉलीमरेज जो इस तरीके से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड बनाती जा रही है, जब 30 न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे ना ATGC इस तरीके से थोड़ा रुकेगी ताकि यहाँ कैप ऐड हो जाए। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मैं लिखवा ही देती हूँ आपको। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 2 पोज होती है जब 30 न्यूक्लियोटाइड बना देती है, एंटी यानी न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम यानी +1 साइट के बाद में, डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ इनिशिएशन। साइट ऑफ इनिशिएशन के बाद जब 30 न्यूक्लियोटाइड ये बना चुकी होती है डीएनए से आरएनए के, तो ये पोज होती है थोड़ी देर के लिए ताकि क्या हो जाए, ताकि कैपेड हो जाए। नहीं तो वो ये बनाती जा रही है न्यूक्लियोटाइड और बाहर से साइटोसोल में से न्यूक्लियस एंजाइम आके उनको तोड़ते जा रहे, क्या फायदा? तो पहले प्रोटेक्ट कर लेती है until cap structure is added to 5 prime end of nascent mRNA। देखिए चलता कैसे प्रोसेस, जैसे इस तरीके से हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पर जैसे ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता जा रहा है, ये 30 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी ताकि इधर कैप ऐड हो जाए। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ना ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, पॉलीपोलिमरेज आके एडेनिल ग्रुप लगा देती है। ठीक है, इसके बाद स्प्लाइसिंग भी होती है। कैपिंग और स्प्लाइसिंग जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन कपल टू स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग और कैपिंग ये सब साइमल्टेनियसली नहीं होते, ये चीज आपने ध्यान रखना है, साइमल्टेनियसली नहीं होते। लेकिन यहाँ पर स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी अभी। तो मैं स्प्लाइसिंग जब मैं अभी करवा देती हूँ, चलो मैं आपको स्प्लाइसिंग में पहले मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिखवा ही देती हूँ। ये नोट कर लेना कि ये मत समझना कि कैपिंग के साथ साथ एकदम से स्प्लाइसिंग हो गई। ये वी कैन से ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन कपल टू स्प्लाइसिंग, कि ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन कपल है स्प्लाइसिंग से, कैपिंग और स्प्लाइसिंग कपल नहीं है। कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, इंट्रोन जो नॉन कोडिंग रीजन उनको हटाया जाता है, डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली। we can say that transcription elongation कपल टू स्प्लाइसिंग, कि ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा है, जब इलोंगेशन हो रहा है, वो स्प्लाइसिंग से कपल्ड है, ना कि कैपिंग और स्प्लाइसिंग। क्लियर? अगर आप कहोगे तो मैं स्प्लाइसिंग अब भी करवा दूंगी, वैसे तो आप कैसे ही बताओगे मुझे, है ना। मैं सोच रही हूँ मैं स्प्लाइसिंग आपको एक छोटा सा लेक्चर लेके आऊँ स्प्लाइसिंग का तो करवाऊँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने कंसेप्ट वैसे आपके माइंड में डाल दिए हैं अभी। अभी आई थिंक स्प्लाइसिंग करवाना जरूरी नहीं है। इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैं आपको करवा देती हूँ, जो मैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको कह रही थी कि डीएनए के ऊपर तो हिस्टोन प्रोटीन भी ऐड होते हैं, तब कैसे आरएनए बनता जा रहा है ना। एक दिमाग में क्वेश्चन भी तो आता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे डील करते हैं। सो इलोंगेशन फैक्टर्स that deals with histone in its path।
कौन से होते हैं? फैक्टर का नाम है FACT। इसका फुल फॉर्म होता है फैसिलिटेट फैसिलिटेट क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन। क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन। ये ना हेटेरोडाइमर होता है। हेटेरोडाइमर यानी जैसे इस तरीके से, एक ये और एक ये, 2 यूनिट होंगे। एक होगा spt16 और एक होगा ssrp1। दोनों अलग अलग हैं। इस पूरे को मिला के आप बोलते हो FACT। तो ये क्या है? ये हेटेरोडाइमर। ठीक है। सो हेटेरोडाइमर क्या होते हैं? हेटेरोडाइमर जो है ये एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट विद RNA polymerase, RNA polymerase ड्यूरिंग इलोंगेशन। इलोंगेशन के टाइम पर RNA polymerase के साथ में ये क्या होते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं और क्या करते हैं? एंड डिस्प्लेस हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर को हटाते जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। मेनली कौन से हिस्टोन को हटाते हैं? मेनली जो है ये FACT जो होता है ये मेनली रिमूव करता है मेनली H2A और H2B डाइमर को रिमूव करता है। हिस्टोन के इन डाइमर को रिमूव करता है। ठीक है। बाद में वो जो होते हैं बाद में रिस्टोर भी हो जाते हैं। जब एक बार वहां से RNA बन जाता है ना, बाद में वो रिस्टोर भी हो जाते हैं। ये किससे इंटरेक्ट करते हैं? जो हमारा एलोंगेशन फैक्टर होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S, इससे इंटरेक्ट करता है ये FACT। यहाँ पर एक लाइन में आप लिख सकते हो FACT associated with transcription factor second S help RNA polymerase to pass nucleosome by removing H2A H2B for few seconds। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जैसे कि इधर DNA है, इधर हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से बाइंड है। अच्छा, मैंने कहा था ना हिस्टोन को अगर हटाना है तो डीएसिटाइलेशन होता है, तो ध्यान होगा ना आपको। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर RNA पॉलीमरेज जो है ना आपका, RNA पॉलीमरेज के पास ये फैक्टर्स होते हैं जैसे SRP1 और SPT, जिसको मिला के FACT बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो मान लो हिस्टोन प्रोटीन है, थोड़ी देर के लिए इनको हटा देंगे कि हट जाओ, जब तक RNA बन जाएगा फिर वापस ये लग जाते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्प्लाइसिंग करवाऊंगी और टर्मिनेशन करवाऊंगी। ठीक है, यूकैरियोटिक टर्मिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।